हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ हिंदी में। बात की जाए कि पर्यावरण को कितने तरीके से हम क्षरित होते यानी कि पर्यावरण का नुकसान होते हम देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके। लेकिन अगर हम पहली बार किसी ऐसी आपदा की बात करें कि जिसके आने के बाद जो तुरंत ही सामने दिखा, एक प्रदेश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की बात होनी शुरू हो गई, इसका मतलब चीजें गंभीर हैं। केरल के कोच्चि तट पे, ठीक है, एक शिप था, वेसल था, जो कुछ केमिकल्स को ले जा रहा था। ले जाते हुए हल्का सा वो टिल्ट हो गया, पलट गया और रिसाव हो गया। और वो कितना गंभीर था कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने की नौबत आ गई। आज इसी विषय पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्यों केरला में एक समुद्री आपदा आई जिसके कारण पर्यावरण पे बड़ा खतरा दिख रहा है। डिटेल में बात करेंगे और हर उस बिंदु तक पहुंचेंगे जो जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। बात करें अगर क्या है तो केरल में लाइबेरिया का एक कार्गो शिप जो था वो डूब गया। ठीक है, लाइबेरिया का एक कार्गो शिप था जो डूब गया। फोटो देख सकते हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू भी किया गया। हम इस बिंदु पे भी बात करेंगे कि डूबना क्या सिर्फ एक इवेंट था या उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी क्या होंगे देखने को मिलेंगे। तो क्या था कि केरल में लाइबेरिया का एक कार्गो शिप डूब गया। केरल में कोच्चि तट पे लाइबेरिया का कार्गो शिप जिसका नाम था MSC एल्सा 3 वो डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG और नेवी ने सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया। बड़ी एक राहत की बात है कि कम से कम उसके जो क्रू मेंबर्स थे उन सभी को बचाया जा सका। ये एक बड़ी राहत की बात है। ठीक है, लेकिन इससे जुड़े कुछ और बिंदु हैं, उन पे आए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ GS फाउंडेशन 2026 के लिए जो मॉर्निंग बैच है, 31 मई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। और चूंकि इस समय अर्ली स्टार्ट ऑफर चल रहा है जो 31 मई तक अवेलेबल रहेगा, ये सेल है बेसिकली, तो आपको देखेंगे कि अगर आप मेरा कोड यानी कि विकास टाइप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी IQ के हर बैच पे। ये मॉर्निंग बैच है, शानदार फीचर से सजा बैच है जिसमें P2I के सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। चाहे वो PRP हो, चाहे वो MRP हो, चाहे वो SIP हो, चाहे वो IGP हो, चाहे 18 किताबों का सेट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेंटरशिप हो, चाहे वो अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस की बात हो, चाहे वो शानदार टेस्ट सीरीज हो, हर महीने 11,000 रुपए जीतने की बात हो, प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद समस्त फीस वापसी की बात हो, कितने सारे फीचर्स हैं, शानदार फीचर्स हैं। जरूर डिटेल्स देखिएगा नीचे लिंक पे जाके, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके। चलिए बात करते हैं। तो क्या था कि केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप जो डूबा, इस पे 640 कंटेनर्स में क्या था, कैल्शियम कार्बाइड था, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल्स भरे हुए थे। देखिए, इसकी मैं बात करूं उसके पहले मैं बताता चलूं कि कैल्शियम कार्बाइड को लेकर भारत का इतिहास जो है बहुत अच्छा रहा नहीं है। आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा हादसा था जब कैल्शियम कार्बाइड की जो त्रासदी थी उसको भारत ने झेला। क्या था, क्या नहीं था, क्या कैल्शियम कार्बाइड था या कुछ और था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक आप कह सकते हैं पॉडकास्ट का हिस्सा था और उस पॉडकास्ट में हमने इससे जुड़ी कुछ बातों की बात की थी। ठीक है, जनवरी के अराउंड हमने पॉडकास्ट किया था, सिक्योरिटी पे था। एंड बच्चों के उसमें जो कमेंट आए थे, बहुत से स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज थे, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि किससे जुड़ा है। खैर, तो ये सभी चीजें हैं, ये जो हैवी केमिकल्स हैं, अगर ये समुद्र में जाएंगे तो कितना ये नुकसान कर सकेंगे, निश्चित तौर पे खतरे की बात है। बात की जाए, आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से एक साइड से पूरा टिल्ट हो गया और ये सब जो आपसे जितनी भी चीजें, ये सब क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, सारी क्या हो गई, फ्लो हो गई। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। तो ये हुआ कहां पे? अगर आप विझंजाम पोर्ट की बात करें तो केरल के ही विझंजाम पोर्ट से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही कोच्चि में ICG के जो मरीन रेस्क्यू सब सेंटर, जिसे MRSC कहते हैं, ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और क्या है, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और फिलीपींस, यानी कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और फिलीपींस के 24 क्रू मेंबर्स में से 21 को क्या कर लिया गया है, बचा लिया गया है। 24 में से 21 को बचा लिया गया है। बाकी 3 सीनियर क्रू मेंबर को शिप को डूबने से बचाने की कोशिश के लिए शिप पर रहे। अंततः वो डूब गया था, लेकिन वो भी बाद में क्या हो गए, उनको बाद में क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। नेवी शिप INS सुजाता ने बाकी 3 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। इसका मतलब सभी लोग बच गए, जो क्रू मेंबर्स थे वो सभी बच गए। लेकिन जो चीजें समुद्र में चली गई और उनसे जो हजार्डियस नुकसान होगा उसका कोई, जिसे कहते हैं ना कि और छोर नहीं। ठीक है,
शिप के एक तरफ झुकने की वजह से अभी भी नहीं पता चला कि क्यों झुकी थी ये शिप। अब आईएनएस सुजाता ये है जिसमें लोगों ने बचाया गया। मैं एक बार फिर से आपको शिप दिखा देता हूं, ठीक है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो शिप था जो झुक गया और सभी कंटेनर्स आप देख सकते हैं सभी गिर गए, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो आईसीजी ने पॉल्यूशन रिस्पांस की तैयारी की है। तो आईसीजी ने पॉल्यूशन रिस्पांस की तैयारी की और शुरू कहां से की? केरल तट पे। क्या है कि संवेदनशील समुद्री इकोसिस्टम को देखते हुए आईसीजी ने पॉल्यूशन रिस्पांस की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि अगर बात करें स्पिलेज की, जो चीजें गिरी, अगर इनकी हम बात करें तो एक चीज हमें एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं समुद्र में जाके इनके घातक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। समुद्र में इनके घातक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, आईसीजे, ठीक है, कोर्ट ऑफ क्या कहते हैं, जस्टिस पर चले जाएगा, ठीक है। बात की जाए ऑयल स्पिल की तो क्या है, तेल रिसाव क्या स्थिति है? जब मानवीय गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन समुद्री या अन्य प्राकृतिक परिवेश में फैल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम उसको ऑयल स्पिलेज या तेल रिसाव कहते हैं। और हम सबको पता है कि पूर्व में कितने ही ऐसे समुद्री यान थे जो डूबे और उनके कारण हैवी तेल रिसाव देखने को मिला, और कितनी ही वनस्पतियों को, कितनी ही समुद्री वनस्पतियों को, समुद्री जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान झेलना पड़ा, बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। बात की जाए तो कैल्शियम कार्बाइड, अभी मैंने बताया कि जो हैवी मात्रा में वहां पे उपलब्ध था। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? एक विषैला रसायन है जो समुद्री जल के साथ अभिक्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। We all know in chemistry कि what acetylene gas can do। तो ये एक बड़ा घातक क्या कहते हैं पदार्थ है। और कार्बाइड की बात आ जाए तो वैसे भी लोग कहते हैं कि जहरीला होता है, फिर जब समुद्र में जाएगा तो क्या हाल होगा। और उस समुद्र के जल के सिर्फ एक दो आयाम नहीं है, बहुधा आयाम है, ठीक है। बात की जाए आगे की तो देखिए, अगर तेल रिसाव पे प्रमुख फ्रेमवर्क की बात करें तो हम 4 फ्रेमवर्क यहां पे देख सकते हैं भारत और विश्व स्तर पे देखा जाए तो भारत में क्या है? मर्चेंट शिपिंग अधिनियम है 1958 का। ये क्या है? जहाज रानी मंत्रालय को नेतृत्व करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधान इसमें शामिल है। समग्र समुद्री प्रशासन के लिए ये मारपोल कन्वेंशन को अपनाता है, मारपोल, ठीक है। मरीन पुलिस आप इसको इन शॉर्ट समझ सकते हैं, उसके जो कन्वेंशन है उसको अपनाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, ये 1996 की योजना है। इसमें क्या है कि भारतीय तटरक्षक बल एक नोडल एजेंसी के रूप में समुद्र के, भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल रिसाव से जुड़ी प्रतिक्रिया का क्या करता है? समन्वय करता है, ठीक है। विश्व स्तर पे देखा जाए तो मारपोल कन्वेंशन है जो यहां पे लिखा हुआ था 1973 का है, सबसे पुराना विश्व स्तर पे देखा जाए तो एक मजबूत और एक जिसे कहते हैं कि सशक्त कन्वेंशन है। क्या कहता है कि जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तेल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष परिशिष्ट इसमें क्या है? शामिल, ठीक है। एक और है बंकर कन्वेंशन 2001 का। जहाज मालिकों को बंकर तेल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराता है, जो मालिक हैं जो भिजवा रहे हैं। देखो, कई बार आपको एक बात बताता हूं कि हु इज ड्राइविंग। जैसे अगर मान लो कि आप किसी कार में बैठे हो, उस कार का ड्राइवर कोई कैब वाला है, मान लो आप किसी कैब की कार में बैठे हो, कैब में बैठे हो बेसिकली, तो अगर वहां पे एक्सीडेंट हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस कैब ड्राइवर की। लेकिन आपकी खुद की कार है और आपका ड्राइवर चला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी और ड्राइवर की होगी। तो वही बात कह रहा है कि जहाज मालिकों को बंकर तेल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराता है, पीड़ितों के लिए एक पूर्ण मुआवजा सुनिश्चित करता है और अनिवार्य बीमा कवरेज को आवश्यक बनाता है। इसका मतलब समग्र रूप से सभी हितधारकों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। सबकी यहां पे बात की गई, ठीक है। चलो, तेल रिसाव की सफाई के लिए प्रमुख तकनीकों को देख लेते हैं। तो जो पहला है वो बायो रेमेडिएशन है। इसमें द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी जो है, TERI द्वारा विकसित 2 प्रमुख विधियां हैं। क्या है? एक ऑयल ज़ैपर और एक आयलिवरॉस एस शामिल है। इनके तहत हानिकारक हाइड्रोकार्बन को हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। क्या है कि इसमें हाइड्रोकार्बन और हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड को जल में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है सॉर्बेंट्स। इसका प्रमुख उदाहरण मिल्क वीट पौधे के रेशे हैं जो आमतौर पर राजस्थान में पाए जाते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सॉर्बेंट सामग्री के रूप में किया जाता है। बाकी देखा जाए तो ऑयल बूम है। ऑयल बूम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एक तेल को एक जगह पे घेर सके और उसे फैलने से रोक सके। ये दिखने में लंबी तैरती हुई बाढ़ जैसी होती है, जिनका स्कर्ट या पानी में तैरने वाली दीवार पानी के अंदर लटकती है और ये घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो आगे कहीं इसको और फर्दर बढ़ने, प्रोलिफरेट होने नहीं देते, ठीक है। स्किमर्स, ये ऐसी मशीनें होती हैं जो पानी की सतह से तेल को खुरचकर हटाती हैं। वे पहले तेल को एक जगह केंद्रित करती हैं और बाद में उसे कुशलता से स्किम करके हटा देती हैं। तो ये कुछ तकनीकें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपदा प्रबंधन यानी कि जो GS3 पेपर है उसमें, यानी कि जो हमारा
जीएस में 1, 2, 3 तीसरा जो पेपर है, ठीक है, उसमें ये आता है, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ऐसे भी समझना होगा। ये एनवायरमेंट से जुड़ा भी आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है। चलिए, प्रभाव क्या है? तेल से शैवाल विषाक्त हो जाते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है और झींगा क्रस्टेशियन की संख्या कम हो जाती है। मत्स्य पालन पर आश्रित घरों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियां प्रदूषण के कारण खाने योग्य नहीं रह जाती, भाई, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग है जो मछलियों पर डिपेंडेंट है, मछलियों को खाता है, ठीक है, तो वो निश्चित तौर पर बहुत प्रभावित हो सकता है। मछली के लार्वा और समुद्री सतह के निकट तैरने वाले जीव भी प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज हम सी पे सिर्फ मछलियों के लिए, इस प्रकार के समुद्रों पे सिर्फ मछलियों के लिए हम आश्रित नहीं होते, बहुत सारी और सी चीजें होती हैं जो आश्रित होती हैं। टार के कण समुद्र के तल पर बसे जीवों जैसे सीप और शंख आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर जो सी डाइवर्सिटी है, जो इस प्रकार की चीजों पे हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी प्रकार से, इवन शैवालों की बात की जाए तो उनको नुकसान पहुंचती है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी जो इस प्रकार की घटनाएं हुई, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो बड़े स्तर पे हमको शैवाल विरंजन जो देखने को मिला, वो उसका एक कारण ये भी है कि इस प्रकार की चीजें हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, बात की जाए तो तत्काल उपाय क्या क्या हो सकते हैं? उपग्रह निगरानी और एसआईएस ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा हम बेहतर निगरानी कर सकते हैं, ठीक है। त्वरित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पूर्व तैनात उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा हम त्वरित रूप से उस पर काम कर सकते हैं जो पहले से रेडी है वहां पे। अगला क्या है? सामुदायिक तैयारी, क्या कि स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियां जैसे एनडीआरएफ वगैरह जुड़ जाती है सिविल सोसाइटी के साथ में, तो इस प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? तकनीकी उन्नयन, क्या कि आधुनिक सफाई उपकरण और जांच प्रणाली को हमको वहां पे तुरंत तत्काल रूप से डिप्लॉय करना पड़ेगा। बात की जाए इसके बाद की तो दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार क्या हो सकते हैं कि नियामक ढांचा व्यापक समुद्री सुरक्षा कानून के लिए बनाया जाए। अगला क्या है? संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया जाए, किसका? समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया की विशेष एजेंसी बनाई जाए ताकि मजबूती रूप से इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण हो सके जो त्वरित रूप से काम कर सकें, ठीक है। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा से साझेदारी जरूरी है, जैसे मैंने मार्कोल कन्वेंशन की बात बताई। इस प्रकार से बहुत से समझौते हुए जाने जरूरी हैं ताकि इस प्रकार के स्पिल से बचा जा सके। अनुसंधान और विकास, समुद्री सफाई के लिए स्वदेशी तकनीकें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। शासन सुधार किया जा सकता है कि एक समन्वय तंत्र बनाया जाए जो एकल खिड़की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करे, ठीक है। जवाबदेही ढांचा बनाया जाए ताकि एजेंसियों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी मैट्रिक्स बन सके और क्या हो कि पारदर्शिता उपाय लाए जा सके ताकि जनता के साथ वास्तविक समय की जानकारी साझा की जा सके कि कब समुद्र में नहीं उतरना है, कब तक मछली नहीं खानी है, या क्या सावधानी बरतनी है, ठीक है, क्या सावधानी बरतनी है। और क्या सहभागी दृष्टिकोण के निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी, हर उस अवयव को, हर उस हितधारक को शामिल किया जाए कि उन्हें पता रहे कि कहां कहां पे वो सुझाव दे सकते हैं, वो कुछ अनुभव से चीजें बता सकते हैं जिस पे काम करके आप इस प्रकार के पर्यावरण जो क्या कहते हैं आपदा है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अंततः मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो है उसका जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू है। और चूंकि अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल चल रही है जो 31 मई तक वैलिड है, तो हमारे जून बैच में जुड़ने के लिए अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये क्लास मैं खुद लेता हूं, मैंने बहुत से टॉपर्स को भी अभी गाइड किया हुआ है, मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे मेंस भी दे रहे हैं। और आपको इस क्या कहते हैं स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे प्लेलिस्ट में, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में मेरा टॉपर सेंटर भी मिल जाएगा, आप वहां पे भी डिस्कशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, ये मेरा ईमेल आईडी है vikas.singh@studiiq.com करके, आप कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, सर्च बॉक्स पे सर्च करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी IQ के किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को अपने सुरक्षा जो साधन है उनको और बेहतर करने के लिए, इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए और कितने प्रकार के सुझाव या सुधार करने चाहिए। आप जरूर सुझाव दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।